टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। चेर्नोबिल में हमले से जुड़ा ये बहुत बड़ा अपडेट आपके सामने रख रहे हैं। हमले को लेकर क्रेमलिन का बयान आया। क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्कोव का दावा, हमले के पीछे यूक्रेन का षड्यंत्र है, ये पेस्कोव बोल रहे हैं। यूक्रेन और यूरोप की साजिश, इसको बताया गया। तो चेर्नोबिल रिएक्टर के पास जो धमाका हुआ, यहां पर जो हमला हुआ, इसको लेकर यह बड़ा अपडेट है। क्रेमलिन की तरफ से ऑफिशियल बयान आ गया है, रूस की तरफ से बयान। क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्कोव का दावा, हमले के पीछे यूक्रेन का ही षड्यंत्र है, यानी कि फॉल्स फ्लैग की बात करते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो चेर्नोबिल परमाणु पावर प्लांट से रेडिएशन रोकने वाला जो शेल्टर तबाह हुआ है, अब आपको उसके बारे में भी बताते हैं। चेर्नोबिल का कवच कैसे बर्बाद हुआ। देखिए, इसकी लंबाई की बात करें 165 मीटर इसकी लंबाई है, और हाइट की बात करें, ऊंचाई तो 110 मीटर ऊंचा है। छत की मोटाई भी 10 मीटर की है और वजन करीब 25,000 टन है। निर्माण इसका 2010 में शुरू हुआ और 2016 में इसे तैयार कर लिया गया। इसकी लागत करीब 20,000 करोड़ रुपए है और 27 सहायक देश हैं। तो ये देखिए, इसके बारे में कुछ अहम जानकारियां सामने आ रही हैं। संजय सोई सर, इसको लेकर क्या कहेंगे? एक ये छोटा ही सही लेकिन एक ट्रेलर जरूर है कि परमाणु खतरा कितना बड़ा है पूरी दुनिया के लिए, खासकर यूरोप के लिए इस युद्ध के दौरान भी। बिल्कुल रवि, जैसा कि हमने देखा, चेर्नोबिल एक काफ़ी भयावह एक्सीडेंट हुआ था 1986 में, और आई थिंक विश्व ने देखा था कितना न्यूक्लियर का नुकसान और किस प्रकार से एक पूरे ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचा सकता है। उसके पहले ऑफ कोर्स हमने देखा था जापान में जो न्यूक्लियर ब्लास्ट हुए थे। अब इस प्रकार से जो हमला हो रहा है, यहाँ दो बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो बयानबाजी आ रही है, रशिया कह रहा है यूक्रेन ने किया, यूक्रेन कह रहा है रशिया ने किया। अब किसने किया ये बात अलग है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जो बात है, इससे जो नुकसान हो सकता है कि आसपास के इलाके, यूरोप तक में, रशिया तक के अंदर इसके जो रेडिएशन का खतरा है वो फैल सकता है। फॉर्चुनेटली अभी IAEA की जो टीम है उन्होंने कहा कि अभी रेडिएशन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार से क्रैक डेवलप हुए हैं, जिस प्रकार से नुकसान हुआ है, उसके द्वारा कभी भी ये बढ़ सकता है और ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। यहाँ पर देखा जाए, एक और प्लांट है जिसके बारे में IAEA ने बताया था कि वो जो ज़ैपोरिज़िया वाला, वहाँ पर भी हमने देखा पहले एक दो बार अटैक उसके आसपास के इलाकों में हमले हुए। तो ये जो युद्ध की जो भयावहता है, ये नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी अगर इस तरह से न्यूक्लियर प्लांट्स पे, न्यूक्लियर फैसिलिटी पर, या जहाँ पर चेर्नोबिल पर हमला होता है। तो जो आप कई बार हमारी बातचीत हो, क्या वो न्यूक्लियर हमला है? ये तो इनडायरेक्ट न्यूक्लियर हमला हो जाएगा। बिना हमला किए हुए रेडिएशन फैला के आप वहाँ पे तबाही मचा सकते हैं। तो दोनों बातें हैं, इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा दुनिया को, और युद्ध का जो ये भयावह चेहरा को हम किस प्रकार से अवॉइड कर सकते हैं, ये बयानबाजी दोनों की आती रहेगी और इसका असर म्यूनिख। बिल्कुल संजय सोई सर, और देखिए सीधे वॉशिंगटन का रुख करते हैं। मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो सवाल मैंने स्टार्टिंग में उठाया था कि क्या ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि जो क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव वो सीधा बोल रहे हैं कि यूक्रेन का इसमें षड्यंत्र हो सकता है, और ये दावा जो है इसमें क्या आपको दम इसलिए भी नजर आता है क्योंकि अगर कोई डिजास्टर होता है चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में, तो वो डिजास्टर रूस तक होगा। देखिए, रूस की जो दलील है उसके पीछे का कारण यह है कि अभी रूस के पक्ष में सब कुछ है। तो जो रूस 3 साल में उसने कोई न्यूक्लियर अटैक नहीं किया, अब जाकर क्यों करेगा? तो काफी वैलिड रीजन है। लेकिन अब आप देखिए कि तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? अब जेलेंस्की हताशा में ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं, पहले भी उन्होंने कोशिश की थी। वो चाहते हैं कि आखिर में भी शांति ना हो और कहीं से भी ये युद्ध भड़के, और इसीलिए आप देखिए, पहले ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट, उसके बाद फिर कुर्स्क में न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक की कोशिश, और अब चेर्नोबिल। आप याद करिए कि जब ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर यूक्रेन की तरफ से हमले हो रहे थे, उस समय अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी थी कि वो पुतिन से बात करें और उनको कहें कि अगर कोई यूक्रेन की तरफ से ऐसी हरकत होती भी है तो रूस कोई रिएक्ट ना करे। तो ऐसी स्थिति में ये सब कुछ हो सकता है। देखिए, कुल मिलाकर है स्थिति क्या? कुल मिलाकर यह है कि जेलेंस्की के लिए तो वो कहते हैं ना कि ना खुदा मिला ना विशाले सनम, या फिर ना माया मिली ना राम। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन के लिए स्थिति यह है कि यूरोपीय यूनियन को सब कुछ अच्छा चल रहा था, रूस के साथ सस्ता गैस मिल रहा था, रूस के साथ अच्छी दोस्ती थी, रूस से कोई खतरा नहीं था। लेकिन अमेरिका के उकसावे में, बहकावे में आकर उसने अमेरिका का साथ दिया और रूस के साथ संबंध खराब कर लिए, और अब अचानक अमेरिका विड्रॉ कर रहा है। तो यही तो अंकल सैम की असली रणनीति है।
अमेरिका की हमेशा से रणनीति है यूज एंड थ्रो करने की। तो इस वजह से आज जो स्थिति बन रही है वो ज्यादा वल्नरेबल हो गई है और इसी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाना चाहता है। बिल्कुल मनीष, जैसा आपने कहा अंकल सैम की रणनीति, और इस अंकल सैम की रणनीति में एक बार फिर से जेलेंस्की जो है वो फंसते नजर आ रहे हैं।